हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाए जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि पाठ 12 है। और इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का है। इसके हम उदाहरण और प्रश्नावली 12.1 इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखते हैं भाई इसमें, इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में किस किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को, यानी पूरी अवधारणाएं, जितने भी रूल रेगुलेशन, जितने भी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के फॉर्मूलेज हैं, उसको हमने डिस्कस किया था, समझा था कि कौन से फॉर्मूले कैसे बने हैं और किसका यूज कहाँ करना है। तो वो जिसने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका चैप्टर बहुत ही आसान हो जाने वाला है। ओके, बाकी यहां पर भी चीजों को मैं बताऊंगा ही, बट वो देखोगे तो और भी बेहतरीन रहेगा। करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं यहां पे। हाँ जी, तो यहां पर आते हैं सबसे पहले उदाहरण नंबर 1, जो आपके एनसीईआरटी के 12 चैप्टर 12 चैप्टर का जो पहला उदाहरण है उसके बात करते हैं। तो उसमें कह रहा है एक वृत्ताकार खेत है। भाई एक खेत है जो कि वृत्ताकार है। तो भाई चलो ठीक है, पहले तो हम एक खेत बनाते हैं जो कि वृत्त के आकार का है। तो भाई हमने देखा एक खेत कुछ ऐसा हो गया जो कि वृत्त के आकार का है। ठीक है भाई, अब इसने कहा है वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने पर। बाड़ क्या होता है? तो बाड़ का मतलब आपने देखा होगा, खेत के चारों तरफ बाउंड्रीज बन जाती है, एक बाउंड्री जैसा, जैसे कि अपने बिहार में कहते हैं आरी लगा देते हैं। ठीक है भाई, ये चीज होता है। वैसे ही समझ लो, आप देख सकते हो यहां पर लिखा है बाड़ लगा देना। ओके, बाड़ मतलब हमने देखा कि इस खेत के चारों तरफ बाउंड्री थोड़ी ऊंची ऊंची कर दी है और एक तरह का बांध जैसा बना दिया है ऊपर। डन, कि भाई उससे चीजें, जैसे आप खेत की सिंचाई करते हो तो पानी वगैरह बाहर ना चला जाए खेत से। ठीक है, इसलिए बाउंड्रीज उसकी बना दी। तो उस बाउंड्रीज को बनाने के लिए क्या कहा इसने? 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा है। ठीक है, जिसके कारण बस इसके जो भी हमारा खेत है उसका टोटल खर्चा आया है 5280 रुपए, यानी 5280 रुपए, इतना हमारा खर्चा आया है इसमें बाड़ लगाने का। चलो भाई अच्छी बात है। इसके बाद इसने कहा इस खेत की 0.50, मतलब क्या कहा जाए, यानी कि आधा रुपए या फिर 50 पैसा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 0.5 रुपीज जो है, इतने प्रति वर्ग मीटर, यानी एक वर्ग मीटर के लिए इतने रुपए का, प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने का, मतलब इस खेत को जुताई कराने का आपका चार्ज कितना है? तो 1 मीटर वर्ग का 50 पैसा ले रहा है, मतलब 0.5 रुपीज ले रहा है, वो भी 1 मीटर वर्ग को जोतने का। चलो भाई, अब खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए, मतलब इस खेत को जोतने के लिए, भाई इस खेत को पूरा जोतने के लिए कितना पैसा खर्च होगा, वो खर्चा हमें ज्ञात करना है। डन, चलो ठीक है। अब इसके अंदर स्पेशली इंडिकेशन दे रखा है कि जब भी कहीं पाई आए तो उस पाई का मान आपको 22/7 रख के इसका आंसर निकालना है। डन, तो भाई करते हैं इसको सॉल्व। भाई क्या होने वाला है, सबसे पहले इसमें मैंने हल लिखा, क्वेश्चन के अंदर हल में आते हैं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि भाई सबसे पहले दे रखा है वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाया गया। तो यानी मैं लिखूंगा यहां पे बाड़ लगाने, एक मिनट, बाड़ लगाने की दर जो है, भाई बाड़ जो है उसको लगाने की दर क्या है? तो हमने देखा 24 रुपीज प्रति मीटर, रुपए 24 प्रति मीटर। चलो भाई इतने के रुपीस के हिसाब से हम बाड़ लगा रहे हैं, मतलब इसकी लंबाई। एक चीज देखना भाई, क्षेत्रफल जो है तो वर्ग लिखा हुआ है और लंबाई है तो भाई दर है। अब लंबाई मतलब ये है कि भाई साइड साइड बाउंड्री बना रहे हैं ना, और बाउंड्री का मतलब क्या होगा? तो ये वृत्त की परिधि होगी, और परिधि एक तरह की लंबाई होती है और लंबाई को मीटर में नापा जाता है, इसलिए हमने 24 रुपए प्रति मीटर लिखा। ओके, अब इसने कहा है कुल व्यय जो है वो कितना है? 5280 रुपए है। तो मैं यहां पर लगा दूं कि भाई बाड़ लगाने का कुल जो व्यय है, इसमें हम कहेंगे भाई बाड़ लगाने का कुल जो व्यय है
ये हमें दे रखा है कितना, रुपीज 5,280 रुपये। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए कि भाई अगर हमें पता है 1 मीटर का इतने रुपए लग रहे हैं, आपको टोटल इतने मीटर इतने रुपीस लग रहे हैं, तो क्या हम इससे इस वृत्त की परिधि याद कर सकते हैं? भाई क्या कर सकते हैं? अगर मैं कहूं कि 1 मीटर का 24 रुपए, तो 2 मीटर का कितना होगा? तो भाई 48 रुपए। 10 मीटर का कितना होगा? तो 10 से गुना कर देंगे। यानी कि अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, कुल व्यय ज्ञात करना है, तो भाई इसको अगर मैं उस लंबाई से, उस दूरी से गुना कर दूं तो टोटल खर्चा आ जाएगा। ओके, यानी कि मैं इस कुल व्यय को कह सकता हूं कि भाई 24 गुने में वृत्त की परिधि, क्योंकि कुल लंबाई तो इसकी परिधि है, भाई इसकी परिधि है कुल लंबाई, तो हम कहेंगे भाई वृत्त की परिधि आएगी। भाई ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। भाई क्या होता है, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं कि अगर आप मान लो कि इसकी परिधि 10 है, मान लो 10 है, तो इसका खर्चा कितना होगा? तो 24 रुपए 1 मीटर का है, परिधि 10 है, तो 24 दाएं 240, इस तरह से निकाल लोगे। लेकिन इसने कहा है खर्चा इतना है, तो भाई कैसे निकला होगा? तो कंफर्मली बात है कि जो 1 मीटर का खर्चा है उसको पूरे लंबाई से गुना किया होगा, तभी ये निकला होगा। और लंबाई क्या होती है? तो वृत्त के चारों तरफ की लंबाई को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। यानी ये जो 5,280 आया वो इस कारणवश आया है। यानी मैं लिख सकता हूं ये आ गया 5,280 आ गया। डन भाई, कुल व्यय 5,280 था, जिसको मैं 24 गुना में वृत्त की परिधि लिख सकता हूं, जो कि ये आ चुका है। ओके, अब इसके बाद और भी सॉल्व करता हूं तो ये तो 24 आ रहा है। वृत्त की परिधि क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला बताया था मैंने भाई, फॉर्मूला इसका होता है 2πr। भाई ये फॉर्मूला होता है, और साथ में हमारा है 5,280 आ रहा है। ठीक है, अब यहां से हम r को यहीं रहने देते हैं, बाकी को नीचे ले आते हैं। यानी 5,280 तो ठीक है, बटे में नीचे आ गया है 24 आ गया। ठीक है, और ये 2 भी नीचे आएगा तो गुने में 2 आ गया, और पाई भी नीचे आ गया तो भाई पाई आ गया। ठीक है, अब भाई पाई क्या होता है? तो पाई को हमने लेना है 22/7, यानी इस पाई की जगह हम यहां पर लेते हैं 22 और बटे 7, यानी इसके नीचे 7 आएगा, और नीचे वाली चीज जो भी होती है वो ऊपर चली जाती है, यानी गुने में 7 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यानी अब अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करता हूं तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी। क्या भाई, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब देखते हैं भाई कैसे निकलेगी त्रिज्या। तो यहां पर मैं बात करता हूं भाई इसको काटने की, तो भाई इसको लेके आते हैं नेक्स्ट पे यहीं पे काट लेते हैं, यहां ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई पहले तो मैं देखता हूं भाई कैसे कैसे कट रहा है। तो भाई 2 से काटा हमने, 2 से इसको काटा, तो 2 से ये कितने में कटेगा? 26, ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, अब 22 से भी मैं काटता हूं भाई, 2 से काटा तो 11 आएगा, और 2 से इसको काटा तो 13 और 20 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको फाइनल लिखता हूँ, क्योंकि एक जगह ज़्यादा विचलित हो जाएगा, इसको सही साइड में करेंगे, बढ़िया तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए बस आपको। भाई 1320 गुने में 7 और बटे में, भाई 1320 गुने में 7 बटे में 24 है, तो हमने 24 लिखा, और गुने में 11 भी है। भाई इसी गुने में 11 भी है। अब 11 से हम भाग करते हैं, क्या ये कट रहा है? तो भाई मैंने 11 से भाग किया तो 11 एकम 11, ठीक है, 2 बचा, 11 दूनी 22, यानी 120 बच रहा है। ठीक है भाई, ये आ गया। और उसके बाद तो 24 पंचे, भाई 24 पंचे 120 होता है, और 7 पंचे 35, यानी है यहाँ, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ इसकी त्रिज्या जो आ रही है वो 35 मीटर आ रही है। भाई कितनी आ रही है त्रिज्या? भाई त्रिज्या जो आ रही है 35 मीटर, यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर है। ये हमने ज्ञात कर लिया। चलो भाई ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर ज्ञात कर ली है। अब देखो क्या चाहिए, मैं यहाँ पर आर ही लिख देता हूँ, क्योंकि आर का मान नीचे निकाला है, तो यहाँ पर तो आर ही रहने देते हैं। भाई आर का मान 35 निकल चुका है। डन, अब हमने इसका आर क्यों निकाला है? क्या हमें आर ज्ञात करना था? भाई हमें तो ज्ञात करना था कि भाई जो जुताई की गई है पूरे खेत में, उसकी कॉस्ट निकालनी थी। अब जुताई की गई है, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल भी तो पता होना चाहिए कितना जोता है, और क्षेत्रफल में आर का तो माना आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो आर तो पता ही नहीं था हमें, तो हमने अभी आर निकाल लिया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे भाई क्षेत्रफल निकालते हैं, किस तरीके से निकलेगा क्षेत्रफल? तो फिर अरे ये क्या है, इसको करते हैं इरेज। हाँ जी, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो यहां पर सबसे मैं पहले कहूं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, या फिर हम कहें खेत का क्षेत्रफल, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। भाई मैंने लिख दिया यहां पे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल।
भाई वृत्त के आकार के खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो भाई वृत्त के आकार के खेत का क्षेत्रफल, इसका खेत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। तो मैं लिख सकता हूं भाई ये आ गया पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं भाई पाई का मान क्या है? तो पाई का मान है भाई, अभी भी ऐसे ही रहने देते हैं, पाई गुने में 35 का स्क्वायर आ गया भाई, ये चीज हमारे पास आ गया भाई। आर का मान तो 35 है, वो हमने लिख दिया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए और खेत की जुताई का दर कितना है। तो भाई इसमें दे रखा है 0.5 रुपए, यानी इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर है। तो यहां मैं लिख सकता हूं भाई खेत जुताई की दर ये कितने हैं? तो ये हमने देखा है कि रुपीस लिखा है 0.5 भाई, 0.50 रुपीस हमें क्या रखा है कि भाई 1 मीटर दर, 1 मीटर स्क्वायर को जोतने का हमारा दर कितना है, मतलब रुपीस कितना है? तो 0.5 रुपीस है। डन, चलो भाई ठीक है। अब हमें चाहिए कुल व्यय, तो यहां पे लिखेंगे भाई खेत जोतने का कुल व्यय। भाई ये चीज हमें याद करना है, खेत को जोतने का कुल व्यय क्या होगा। भाई खेत हमें जोतना है, तो भाई कैसे जोतेंगे? तो भाई हमारे पास हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर 0.5 रुपीज में हो रहा है, ठीक है भाई, इतने में हो रहा है। अब हमें कितना खेत जोतना है? तो हमें इतना खेत जोतना है, यानी इसका क्षेत्रफल ये था, इतने मीटर स्क्वायर था, ठीक है, इतना खेत हमें जोतना है और स्पीड इतनी है, मतलब पैसा इतना है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो 1 मीटर का इतना है, तो इतने मीटर का कितना होगा? तो दोनों को आपस में गुना करना पड़ेगा, यही होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बस 0.5 है और इसमें हम गुना कर देंगे पाई गुने में 35 का वर्ग, भाई ये करेंगे, ये चीज हो जाएगा भाई, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। ओके, अब इसको मैं गुना करने की बात करूं, 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूं? क्योंकि इसको 1/2 लिखोगे तो 0.5 ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर अलग से भी लिखना चाहो भाई, कैसे समझ 0.5 आया, तो मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो नीचे 10 आएगा, इसको काटा तो 2 ही तो आया, तो 1/2 आ गया। तो भाई 0.5 को 1/2 तो लिख सकते हैं। तो भाई मैंने क्या किया, 0.5 को 1/2 लिख दिया। पाई का मान कितना है? तो भाई 22/7 है, ठीक है, और ये है आपका 35 का वर्ग, मतलब 35 गुने 35 आ गया। चलो इतनी बात होगी। 2 से इसको काटा तो भाई 11 आ गया, 7 से इसको काटा तो 7 पंचे 35 आ गया। अब इसको हम गुना करते हैं तो 11 तो ठीक है, 5 से गुना किया 5 25, हासिल 2, 5 या 15, 16 17, ये हमारे पास आ गया भाई। 175 गुने में 11 आ गया। 175 को जब मैं 11 से गुना करता हूं तो कितना आएगा? तो ये इतना, यानी कि 5 7 5 12 और 8 1 9 और 1, इतना आ रहा है हमारे पास। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे कर दिया? तो याद रखना, जब भी 11 से अब गुना कर रहा हूँ तो यही कर देना, क्योंकि पैटर्न आपका यही बनेगा। क्या हो रहा है भाई, 175 है, इसको अगर मैं 11 से गुना करूँ तो 1 से करोगे तो ये आएगा, फिर 1 से करोगे तो यही आएगा, 1 छोड़ के लिख देना, आप डायरेक्ट कर दो, उतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो भाई आपको अगर समझ कन्फ्यूजन है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई पूरा गुना करके देख लो, या फिर 11 में तो यही होता है, 175 जो चीज है उसको लिखा, 1 छोड़ के दोबारा चीज लिख दिया और उसको जोड़ दिया, आ गया आंसर, यानी 1925 आ चुका है। तो भाई यहां पर मैंने देखा कि भाई ये आ गया हमारे पास 1925, इतने रुपीज लगे हैं खेत जोतने के। भाई खेत जोतने का चार्ज इतना है, तो खेत जोतने का कुल व्यय 1975 रुपए है। डन, तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपने देखा, क्या देखा कि भाई पहले तो हमें दे रखा है कि भाई 1 मीटर दूरी का चार्ज जो दे रखा है, मतलब व्यय दे रखा है वो 24 रुपए है, और टोटल व्यय दे रखा है 5280 रुपए। उससे हमने ज्ञात किया कि इसकी दूरी मतलब इसकी परिधि, क्योंकि यही तो दूरी है जहां पर हमें इसमें बांध बनाना है, यानी बाड़ बनाना है, ठीक है, उसकी दूरी निकालनी थी। तो वो दूरी हमने निकाली भाई, वो दूरी क्या है, वृत्त की परिधि है, उसको यहां पर रखा, और उसके बाद वृत्त की परिधि को हमने ज्ञात किया कि भाई क्या चीज है, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और उससे हमने r को ज्ञात किया और r हमारा निकल गया। और इस r की हेल्प से हमने यहां पर क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में क्षेत्रफल निकाला, ठीक है, और क्षेत्रफल हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को जोतने का चार्ज था 0.5, तो इतने क्षेत्रफल को जोतने के लिए इन दोनों को आपस में गुना करना होगा, गुना किया और आंसर हमारे सामने। ओके, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी था लेकिन थोड़ा सा लेंथी था, ये आपको करना पड़ेगा कि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं।
ओके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो, और मैं इसको इरेज करता हूं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी, तो यहां पर नेक्स्ट आता है प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन, यानी कि पहला जो था वो एक उदाहरण था जो कि आपके एनसीईआरटी का था। उसके बाद हम आते हैं प्रश्नावली 12.1 पे, और ये क्या कहता है, तो भाई ये कहता है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, अब इसने कहा है इस वृत्त की त्रिज्या, सॉरी उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर होगा। यानी कि मैं कहूं इसके अंदर कि मान लो एक वृत्त तो इतना बड़ा है, ठीक है, एक वृत्त इतना है जिसमें कि इसने कह रखा है इसकी जो त्रिज्या है वो है 19, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो है कितनी, 9 है। ठीक है भाई, मान लो ये धागे से बने हुए हैं, इसको खोला, एक लंबा धागा है, इसको खोला, वो भी आया, दोनों धागों को जोड़ के एक बड़ा वृत्त बना दिया, क्योंकि इसने क्या कहा है कि भाई उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि का योग, दोनों वृत्तों के परिधि का योग है, यानी कि इनके बाउंड्री की जो लेंथ है, इसके बाउंड्री की जो लंबाई है, उसको आपस में जोड़ के एक बड़ा वृत्त बनाया, यानी मैंने यहां पर एक बड़ा वृत्त बना दिया है। ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है क्या होगी, यानी ये आर हमें ज्ञात करना होगा कि क्या है। ओके चलो भाई, इस आर को हम ज्ञात कर लें, इसको मैं कैपिटल आर लिख देता हूं। ठीक है भाई, ये चीज हो गया। अब इसको करते हैं हल, किस तरह से हल होगा, और इसमें भी हमें पाई का मान 22/7 ही रखना है। ओके चलो भाई, 22/7 रखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं भाई पहले वृत्त की त्रिज्या, भाई पहले वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी आ रही है हमारे पास, तो वो है हमारे पास भाई 19 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, जिसको मैं लिख देता हूं क्या, ये आर लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, अब इसमें बात करें हम दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी भाई क्या, इसको मैंने मान लिया इस तरह का आर, और इसको ले लिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या है, तो भाई जो इन दोनों वृत्तों को जोड़कर बनाया गया है, ठीक है, उसमें मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या या दोनों को जोड़ने पर बने वृत्त की त्रिज्या, भाई दोनों को जोड़कर जो वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या, उसको हमने कैपिटल आर माना है और वो हमने ज्ञात करना है। ओके तो ये चीज हो गया। अब भाई इसको कैसे जोड़ना है, तो हम यहां पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हमें पता है कि भाई ये बताओ दोनों को कैसे जोड़ा है, उनकी परिधि जोड़िए। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई 2 पाई आर होता है, यानी कि हम इन दोनों को छोटे को जोड़ेंगे, यानी हम कह सकते हैं भाई 2 पाई आर प्लस में 2 पाई और ये वाला आर, अब बराबर में आएगा 2 पाई और ये वाला आर। भाई यही तो होगा, इन दोनों को जोड़ के तभी तो तीसरा वाला आर है, तो बड़ा वाला आर इसको कर दिया, 2 छोटे आर यहाँ पर है। ओके इसमें हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 पाई आ रहा है। ठीक है, एक छोटा आर ये वाला आर आ रहा है, एक ये वाला आर आ रहा है, बराबर में 2 पाई और आर आ रहा है। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और ये दोनों आर कितने कितने थे, एक 19 था और एक 9 था, तो मैंने यहाँ पर लिखा ये 19 है और ये 9 है, और बराबर में ये आर आ गया, और इन दोनों को जोड़ा तो भाई फाइनली आंसर हमारे पास आ रहा है आर का मान 28 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना सब कुछ, हाँ भाई सेंटीमीटर में ही है। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ रहा है कि कैपिटल आर का मान, यानी बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारी आ गई है 28 सेंटीमीटर, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कैसे दो आकृतियों को हमने जोड़ा और उससे एक बड़ी आकृति बनाई है, और जोड़ा भी किस आधार पर है, तो परिधि के आधार पर जोड़ा है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, परिधि बोला है तो परिधि ही जोड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में परिधि को ही जोड़ा है, परिधि का फॉर्मूला यही था, उसको जोड़ा और फाइनली हमने बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर ली है। ओके तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आसान तरीके से हम करने वाले हैं। ओके तो स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है, आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6 है। फिर से हमने यहाँ पर दो वृत्त बनाए हैं और वृत्त हमारे कैसे हैं, तो एक तो भाई ये 8 का है, ठीक है, और एक ये 6 का है।
ये बना दिया, तो ये 8 मैंने यहाँ पर ये बनाया कि भाई ये 8 का है, और ये बना दिया 6 का है। ठीक है, अब इसने कहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनके क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, क्या कि पिछले क्वेश्चन में कहा था परिधि को जोड़ा गया है, इस क्वेश्चन में कहा है इनके क्षेत्रफल को जोड़ा गया है। इनके क्षेत्रफल को अगर जोड़ें और उससे कोई बड़ा वृत्त बनता है, उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। यानी इन दोनों को जैसे ही हमने जोड़ा तो एक बड़ा वृत्त हमारे पास ये कुछ बन रहा है। ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर हमें ये ज्ञात करना है। भाई कितना होगा ये ज्ञात करना है। ओके, चलो भाई ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखा हमने हल, और इसमें मैं यहां पर लिखता हूं भाई पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या जो कि हमने माना है ये वाला आर, और ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वृत्त की त्रिज्या, जिसको ये वाला आर माना है, और ये आ गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब इन दोनों को जोड़ने पर एक बड़ा वृत्त बना है। तो इस बड़े वृत्त की बात की जाए तो भाई क्या है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर बने वृत्त की त्रिज्या, क्या देख रहे हैं भाई, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर बने वृत्त की त्रिज्या भाई क्या होगी, तो भाई ये हमने आर माना हुआ है और इस आर का ही मान हमें ज्ञात करना है क्या होगा। ओके, अब देखो इसी अनुसार दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ा गया है, यानी मैं इसमें लिख सकता हूं कि भाई पहला क्षेत्रफल 8 वाला मतलब पाई आर स्क्वायर होगा। भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है। दूसरा वाला वृत्त मतलब पाई और ये वाला आर होगा, सॉरी ये दूसरा आर ये वाला है। ठीक है, और भाई नीचे वाला ये किसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। भाई ये चीज होगा डन। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई पाई तो कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस में ये वाला आर स्क्वायर और बराबर में पाई और आर स्क्वायर है, यही है। भाई पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, अब इसने कहा है ये वाला आर कितना है, तो 8, तो इसको लिखा हमने 8 का वर्ग, इसका मान है 6, तो 6 का वर्ग बराबर में आर का स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। अब मैंने यहां पर देखा 8 का वर्ग कितना होता है, तो भाई 64। ठीक है, 6 का वर्ग कितना होता है, तो 36, और ये बराबर है आर का वर्ग। ठीक है, इनको जोड़ा ये 100 आ रहा है, और ये बराबर में है आर का वर्ग, वर्ग हटाओगे तो ये रूट लगेगा, यही होगा, वर्ग हटाने पर रूट लगता है। और रूट का मतलब क्या है, तो 100 किसका वर्ग होता है, तो 10 का वर्ग 100 होता है। यानी मैं कह सकता हूं रूट 100 को लिखा जा सकता है भाई 10 का वर्ग, ये लिख सकते हैं, और वर्ग से रूट कट जाएगा, यानी बचा क्या, सिर्फ 10। यानी कि हम कह सकते हैं इस 100 को मैं डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, जो कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, सॉरी बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गई है, यही याद करना था हमें। तो भाई क्या है भाई, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब इस वृत्त का की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि इस वृत्त का त्रिज्या, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। डन, चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो यहां पर आता है प्रश्न नंबर 3 और तीसरा क्वेश्चन ये हमारा क्या कहता है, तो भाई ये कहता है एक आकृति है 12.3 जो आप यहां पर देख पा रहे हो, और इसके अंदर ये कहा गया है कि भाई एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है। मतलब ऐसा आपने देखा होगा जो तीर हम मारते हैं, तो भाई इसका लक्ष्य है भाई ये गोल्ड, यहाँ पर तो गोल्ड मिलेगा, यहाँ रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, मतलब ये कलर्स हैं। इसमें आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं बीच वाले में, उससे ऊपर जितना दूर जाते हैं उतने कम पॉइंट मिलते जाते हैं। इस तरह से आपका ने देखा होगा। ओके चलो, अब इस भाई तीरंदाजी का जो ये लक्ष्य है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें केंद्र से बाहर के और 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट इस तरह से चिन्हित हैं।
ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हो इस तरह से कलर्स बने हुए हैं। अब इसमें क्या है, जिनसे अंक अर्जित किए जाते हैं, मतलब उस पर आप तीर मारोगे तो जिस भी सेक्शन में आपका तीर लगता है उस अकॉर्डिंग आपको अंक मिलेंगे। डन, चलो ठीक है। अब इसने कहा है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है, यानी मैं बात करूं सबसे पहले वाला, इसका जो व्यास है, इसके व्यास की बात की जाए तो मान लो ऐसा व्यास मैंने खींच दिया, ये व्यास जो इसका है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर का है गोल्ड वाले का, ठीक है। और व्यास अगर 21 है तो त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या भाई व्यास का आधा होता है, यानी 21/2 होगा, यानी 10.5 हो सकता है। डन, चलो ठीक है। अब इसने कहा है प्रत्येक अन्य पट्टी जो है, यानी इसके बाद जैसे ही, जैसे गोल्ड के बाद मैं कह रहा हूं रेड वाली पट्टी आ गई, तो रेड वाली पट्टी का मतलब इसके बीच की जो दूरी है ये कितनी है, ये मैं बात करूं तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है 10.5, यानी हर एक पट्टी जो है वो 10.5 10.5 10.5 मतलब 10.5 10.5 इस तरह से बढ़ती जा रही है। डन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इसके बाद इसने कहा है अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मतलब जितने भी इसके अंदर क्षेत्रफल आपके पास बन रहे हैं, पहला गोल्ड वाला या फिर रेड वाला या फिर ब्लू वाला या ब्लैक वाला या व्हाइट वाला, इसकी बात करते हैं, इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो भाई करते हैं क्षेत्रफल ज्ञात। किस तरह से क्षेत्रफल ज्ञात होगा, तो मैं यहां पर सबसे पहले लिखता हूं हल में, ठीक है। तो यहां की मैं बात करता हूं हल में, तो फिर हम देख सकते हैं सबसे पहला पोर्शन आता है गोल्ड का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं कि भाई हमें इसमें क्या रखा है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पे गोल्ड अंक वाले क्षेत्र इसको पूरा ही लिख देते हैं, की त्रिज्या कह देता हूं मैं भाई, क्योंकि इसमें तो व्यास कहा हुआ था, ठीक है, व्यास क्या रखा था, हम त्रिज्या ले लेते हैं। तो त्रिज्या भाई गोल्ड की बात करते हैं, यानी मैंने लिख दिया भाई इसकी त्रिज्या जो है इसको लिख लेते हैं भाई R1 लिख लेते हैं, R1 लिख लिया, जो कि पहला वाला है तो गोल्ड के लिए है, ठीक है, R1 लिख लिया। और ये हमें दे रखा है भाई इसका व्यास था 21, तो त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, भाई यही होता है। तो भाई मैंने इसको आधा करने के लिए 2 से भाग किया, और जैसे ही 2 से भाग करोगे ये 10.5 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। या फिर आप इतना भी छोड़ सकते हो 21/2, तो चलो अभी 21/2 ही रहने देते हैं, कैलकुलेशन के बाद इसको सोचेंगे, ठीक है। इतने सेंटीमीटर हो गया, चलो भाई ये चीज आ गया। अब उसके बाद इसने कहा है प्रत्येक पट्टी की दूरी, भाई प्रत्येक पट्टी कहाँ लिखा है, प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है भाई। प्रत्येक अन्य पट्टी जो है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इसी के अनुसार हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें फाइनली इसमें ज्ञात क्या करना है, तो इन चारों के पांचों गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट, इन सब का प्रत्येक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं गोल्ड के क्षेत्रफल की, तो हम सब पहले लिखते हैं भाई गोल्ड का क्षेत्रफल। भाई गोल्ड के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये क्या होगा, तो भाई पाई R1 का स्क्वायर होगा, भाई ये होगा। भाई इसकी त्रिज्या तो हमने R1 मानी है, तो पाई R1 का स्क्वायर होगा। अब देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, तो पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। और R1 कितना है, तो भाई 21/2 है और 21/2 है, भाई ये चीजें। अब मैं इसको काटता हूं तो भाई 7 या 21 कट गया, 2 से काटा तो भाई 11 पे कट गया। अब 11 या 33, यानी हम देख पा रहे हैं ये कितना आ रहा है, 33 और 21 गुना होगा, बटे में 2 आ रहा है। अब 33 को 21 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो भाई 21 या 63 है, चलो भाई हासिल 6 आ रहा है, ठीक है। अब भाई 21 या फिर से 63 हासिल 6 है, मतलब कि कितना आएगा 69 आएगा, यानी 69 लिखा हमने, और बटे में 2 आ रहा है। इसको जैसे ही मैं भाग करता हूं तो कितना आएगा ये, तो भाई ये आ रहा है 300, भाई 2 से तो 6 आएगा, और ये आएगा 4 आएगा, और ये आएगा 6.5 आएगा। इसको आप भाग करके भी देख सकते हो भाई क्या आ रहा है,
तो फिलहाल मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है किसका क्षेत्रफल, तो ये बीच वाला जो गोल्ड है इस गोल्ड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो भाई ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। अगला हिस्सा क्या है, तो अगला हिस्सा है रेड पोर्शन। जैसे कि हमने देखा रेड पोर्शन है अगला हिस्सा। तो रेड के में क्या देखा, तो हमने देखा रेड की त्रिज्या, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि पहले त्रिज्या ये थी, इसमें रेड और जुड़ गया, यानी पहले 10.5 था, फिर 10.5 जुड़ गया, यानी मैं यहां पर कह सकता हूं भाई 10.5 में फिर से 10.5 जुड़ गया, तो कितना आएगा, तो ये आएगा भाई 21 आएगा, भाई 21 ही आएगा। 10.5 में 10.5 जुड़ोगे 21 आएगा, यानी कि अब हम देख पा रहे हैं इस रेड वाले का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, तो भाई 21 आ रहा है। ओके, तो हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर रेड जो है, रेड वृत्त की त्रिज्या जो है, भाई रेड वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो भाई जैसा कि हमने देखा पहले वाले को हमने माना था R1, भाई इसको R1 माना था, अगला रेड वाले को R2 मान लेते हैं। तो भाई मैंने माना इसको R2। अब R2 कैसे निकाला जाएगा, तो R2 के लिए कहा जाए तो R1 में R2 को जोड़ा जाएगा। डन, R1 में R2 को जोड़ा जाएगा, क्योंकि सॉरी R1 में R2 को क्यों जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या चीज़ है, तो भाई R1 में हमारे पास क्या जोड़ा जाएगा, तो भाई R1 में हमें 10.5 को जोड़ना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई R1 में हम जोड़ रहे हैं जितना बढ़ रहा है, भाई जितना बढ़ रहा है उसको जोड़ा जाएगा। ओके, तो भाई R1 कितना था, तो R1 खुद ही हमारे पास 10.5 था, ठीक है, इसमें हम 10.5 फिर से जोड़ते हैं, जो कि आ गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, हमें रेड वाले वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर आ चुकी है हमारे लिए। अब हम करेंगे रेड वाले वृत्त जो है, रेड वाली जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं रेड अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल भाई रेड अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें जो ज्ञात करना है, तो क्या होगा, तो भाई त्रिज्या तो इतनी आ गई, तो हम लिख देते हैं पाई R2 का स्क्वायर। भाई ये कर दें क्या, भाई पाई R2 का स्क्वायर। अब ये पाई R2 का स्क्वायर करते ही कौन सा क्षेत्रफल आया, तो हमने देखा R2 मतलब ये पूरा 21 का आ गया, ये पूरा 21 का आ गया R2 का मतलब। अगर मैं 21 के हिसाब से क्षेत्रफल निकालता हूं तो क्या क्षेत्रफल आएगा, तो भाई 21 के हिसाब से क्षेत्रफल निकालें तो हमारे पास ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। ये पूरे की बात करें, ये देख पा रहे हैं, ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा कि इस वृत्त का ही तो त्रिज्या 21 थी, भाई इसी वृत्त की त्रिज्या तो 21 थी, भाई इसी वृत्त की त्रिज्या 21 थी। तो क्या हमें ये पूरा निकालना है, क्या ये पूरा का पूरा आपका ब्लू है, ब्लू ही था ना हमारे पास, रेड सॉरी रेड है, ये क्या ये पूरा रेड था, तो नहीं, इसके बीच में गोल्ड था, भाई पूरा तो रेड नहीं है, तो पूरा तो हमें नहीं निकालना। हमें क्या निकालना है, तो हमें सिर्फ ये रेड पोर्शन निकालना है, ये वाला, भाई ये हमें पोर्शन बस रेड वाला निकालना है, उसके अलावा हम नहीं जानते किसी को, ठीक है। जैसा कि इसने कहा है कि भाई प्रत्येक का क्षेत्रफल है, मतलब प्रत्येक क्या आ जाए, तो रेड है तो सिर्फ रेड का इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो भाई अगर मैं इस पूरे में से, पूरे के वृत्त में से ये बीच का गोल्ड वाला वृत्त घटा दूं, तब क्या नहीं निकल जाएगा रेड, तो भाई बिल्कुल निकल जाएगा। तो यही चीज हम यहां करने वाले हैं। तो भाई हमने क्या किया, पूरा क्षेत्रफल R2 जो कि 21 वाला था, इसमें से हम इससे पहले वाला यानी गोल्ड वाले को घटाएंगे, तो पाई R1 का स्क्वायर हम घटाते हैं। तो अब देखो भाई कितना आने वाला है, तो भाई यहां पर हम देख सकते हैं क्या पाई कॉमन आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो भाई हाँ पाई कॉमन आ रहा है। अब ये आ गया भाई R2 का वर्ग है माइनस में R1 का वर्ग है, ठीक है। क्या इसी को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि पाई को यही लिखे दिया और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है a प्लस बी होता है और साथ में a माइनस बी होता है। भाई इतना तो आपको पता होगा, भाई इतनी चीजें पता होगी कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी, इस कंडीशन को लगाने से हमें किसी का वर्ग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे R2 कितना था, भाई R2 हमारे पास दे रखा भाई 21, तो भाई 21 का वर्ग है ये फिलहाल तो, और माइनस में पिछला वाला क्या था, तो पिछला वाला था हमारे पास भाई जैसे कि देखा था 10.5 था, जिसे हमने लिखा था 21/2, यही लिखा था। तो भाई इसको हम 10.5 भी लिख सकते हैं और 21/2 भी लिख सकते हैं। तो भाई ये 21/2 का वर्ग है, भाई ये चीज़ हमारे पास है, लेकिन इसको वर्ग करके घटाना मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन। तो हम क्या करते हैं, तो पाई का मान रखा 22/7,
इसको लिखा भाई 21 माइनस में 21/2 और 21 प्लस में 21/2। भाई ये लिखा जा सकता है। अब इसको एलसीएम लेके जोड़ा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल। तो भाई मैंने इसको जोड़ दिया 21, सॉरी एलसीएम लेके, तो भाई इसका एलसीएम आएगा 2, तो 2 आया। भाई 2 को 21 से गुना करें, 21 दूनी 42 माइनस 21, और यहां की बात करें 2 से 21 गुना होगा तो 21 दूनी 42 और ये 21 आ गया। ठीक है, अब देखिए भाई इसके अंदर और क्या चीजें आ रही है फाइनली, तो 22/7 तो ठीक है, और ये आ गया भाई 42 में से 21 गया तो ये 21 बचा, और 42, और ये गुना नहीं है प्लस है, ये 21, भाई 42 में 21 जोड़ेंगे तो 63 आएगा, 63/2 आ गया। अब इसको काटते हैं भाई, कैसे कट रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा 7 से तिया 21 हो गया, और 2 से कटा 11, और 11 तिया 33 होता है, यानी 63 गुने में 33 की बात करते हैं। 63 को 33 से गुना करेंगे। अब भाई 63 को 33 से गुना किया तो 3 तिया 9 आ गया, हासिल में कुछ भी नहीं आया, 3 तिया 9 ही होता है। 6 तिया 18 आ गया। ठीक है, इसको करें भाई कितना आएगा, फिर से 9 8 1 आएगा, इसको जोड़ा तो भाई 9 आ रहा है, 8 8 16 17 का 7 हासिल 1 आ रहा है, 8 और 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 आ रहा है, और ये 2 आ गया, 2079 आ चुका है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा कि ये आ रहा है 2079, मतलब 2079 ये आ गया। इसको जैसे ही हम भाग करते हैं तो भाग करते ही कितना आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है भाई 2 से भाग करती है 1000 आएगा, और 79 का आधा कितना होता है, तो इसका आधा होता है भाई 35 36 37 38, 38 के बाद 39.5, भाई ये चीज हो जाएगा। क्योंकि भाई 2080 रहता तो इसका आधा 1040 होता, लेकिन एक कम है तो उसका कितना होगा, 0.5 कम हो जाएगा। यानी आप इसको भाग करके देख सकते हो, इतना ही आंसर आएगा। तो यानी कि इसका आंसर आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, तो रेड अंक के जो क्षेत्र है ना, उसका जो क्षेत्रफल है वो 1039 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, चलो ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, अगला वाला क्या है। तो अगले वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो यहां पर अब हमें चाहिए, 1 मिनट, अब हमें चाहिए यहां पर किसका, रेड के बाद आता है ब्लू वाले का, यानी अगला क्या है, ब्लू, उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब उसके क्षेत्रफल के लिए क्या है, तो फिर से यहां पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हाँ जी, फिर से यहाँ पे कितना जुड़ा है, तो 10.5 फिर से जुड़ जाएगा। भाई 10.5 फिर से जुड़ने का मतलब, पहले तो इसका इतने का त्रिज्या 21 था, इसमें 10.5 फिर से जुड़ गया है। तो भाई मैं इसमें चाहता हूं कि भाई अगला वाला क्या आ रहा है भाई, ब्लू वाला, मतलब इसको शेड कर देते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। अब इसको हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है भाई, ब्लू वाले की बात करते हैं। तो अब इसकी त्रिज्या बढ़ चुकी है, त्रिज्या कितनी बढ़ चुकी है, तो मैं यहां पर लिखता हूं क्या, कि भाई जो ब्लू है, जो हमारे पास पोर्शन दे रखा है, ये ब्लू वाला ही है ना, ठीक है। जो अगला पोर्शन है ब्लू वाला, वृत्त की त्रिज्या जो है भाई, ब्लू वृत्त की त्रिज्या जो है ये कितनी आ रही है, तो इसकी बात करें तो इसकी त्रिज्या को हमने माना R3 मान लिया, और ये क्या होगा, तो भाई R2 के अंदर फिर से 10.5 जोड़ा जाएगा, या फिर 10.5 कहो, या फिर 21/2 कहो, कुछ भी कह सकते हो। भाई इस 10.5 को हम 21/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक ही चीज होता है, क्योंकि 21/2 को भाग करोगे तो 10.5 ही आएगा। या फिर आप 10.5 के अंदर इस दशमलव को हटाते हो और नीचे 10 करते हो, तो इसको काटोगे 5 दूनी 10 और ये 21, ये 21/2 ही आएगा। यानी आप इसको कर सकते हो, 10.5 को 21/2 लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भाई R2 कितना था, तो भाई ये 21 था, और ये है 21/2 है। इसका एलसीएम लिया तो कितना आएगा, तो भाई ये 2 आएगा, ये 2 इधर गुना होगा तो 21 दूनी 42 प्लस में 21 आ रहा है, यानी कि 63/2 आ रहा है। यानी अब मैं कह सकता हूँ R3 का मान जो है वो 63/2 आ गया। ठीक है, इतने सेंटीमीटर है R3 का मान। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि ब्लू अंक जो है, ब्लू अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसको हम करेंगे पाई R3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये करेंगे, लेकिन क्या इससे निकलेगा, तो नहीं, पाई R3 का स्क्वायर करती है पूरे का आ जाएगा, लेकिन पूरा नहीं चाहिए हमें, इस पूरे में से इतने हिस्से को घटाना है, और इतने हिस्से का त्रिज्या कितना था, तो भाई इतने हिस्से की त्रिज्या थी 21 थी,
भाई यही त्रिज्या थी। भाई इतने हिस्से की त्रिज्या अगर 21 है तो हम 21 को लेकर यहाँ पर चलेंगे, यानी मैंने यहाँ पर लिख दिया पाई और R2 का स्क्वायर आएगा। भाई ये आएगा भाई पाई R2, उससे पहले वाला जो था R2 तो वो आ गया। अब यहां से देखते हैं भाई पाई को हमने कॉमन ले लिया और ये आ गया भाई R3 का वर्ग है माइनस में R2 का वर्ग है, ये आ गया। अब भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसका फॉर्मूला लगता है पाई, तो ठीक है ये आ गया भाई R3 माइनस में R2 आएगा और R3 प्लस में R2 आएगा। भाई ये चीज आ गया हमारे पास, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इसी को यहाँ पर हम लिखेंगे, लिखते क्या आ रहा है, पाई का मान 22/7 है और R3 कितना है तो भाई 63/2 है, इसको लिखा। इसमें से माइनस किया R2 जो कि 21 था, भाई R2 21 था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाई R3 कितना आ गया, तो R3 हमारे पास है 63/2 और प्लस में 21 आ रहा है। ठीक है भाई ये चीज आ गया। ओके, अब यहां पर हम देख सकते हैं भाई इसका एलसीएम लेके जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, तो 22/7 लिखा और यहां पर एलसीएम लिखा 2। और भाई 2 को 21 से गुना करेंगे तो 21 दूनी 42 होगा, यानी हम लिख सकते हैं 63 माइनस में 42 आएगा। और इधर की बात करें 2 को 21 से गुना करेंगे तो 21 दूनी 42 आएगा और 63 और 42 जुड़ेगा तो कितना आ रहा है भाई, तो 63 और 42। इसको जोड़ा और बटे में 2 कर दिया और इसको जोड़ते ही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आ रहा है 22/7 और गुने में भाई 63 में से 42 घटा तो 21/2 आएगा। ठीक है, 63 में 42 जोड़ते हैं तो ये आ रहा है 105/2 आ रहा है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब भाई इसको हम काटते हैं तो 7 तिया 21 कट गया, 2 से काटा तो ये 11 आ गया। अब भाई गुना करो, 11 तिया 33 और 105 को हम गुना करेंगे 33 से। भाई 105 को 33 से गुना करेंगे तो कैसे गुना करें, तो इस 33 को लिखा नीचे। ठीक है, इस 33 को लिखा नीचे और यहां पर हम कह सकते हैं 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 और भाई 3 0 0 1 आ जाएगा और 5 तिया 5 सॉरी 3 एकम 3 आ रहा है, 315 आएगा। भाई 105 को 3 से गुना करें 315 आएगा, फिर से लिखा 315 और ये कितना आ रहा है, तो भाई 5 6 4 3 यानी 3465 हमारा आ रहा है। तो मैंने इसको लिखा कितना आ गया, ये आ गया भाई 3465 आ गया बटे में 2। भाई यही चीजें हमारे पास। भाई यहाँ हमने देखा 105 को 3 से गुना करेंगे तो ये 315 ही आएगा और 315 और 315 यहाँ पर जोड़ा तो भाई 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है और 3 आ रहा है, 3465 आ चुका है। इसको जैसे ही हम 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, तो 1 7 17 आएगा और 3 2.5 आएगा, इतने सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, तो ये कितना आ रहा है 1732 है, 1732 भी कह सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ चलेगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होता, यहाँ पर ये ब्लू वाले का क्षेत्रफल जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में, अगले वाले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो अगला पोर्शन क्या है हमारे पास, तो ब्लू वाले के बाद आता है ब्लैक वाला और इस ब्लैक को भी निकालेंगे। तो ब्लैक की बात करें तो ब्लैक वाला हमारे पास ये है, ये ब्लैक वाला आ गया आपके पास। इस ब्लैक का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, तो फिर इस ब्लैक के लिए फिर से थोड़ा सा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ की मैं बात करूं तो फिर से यहाँ पर इतने में ये बढ़ गया 10.5 बढ़ गया, फिर से बढ़ गया। ओके, फिर से 10.5 बढ़ने का मतलब हम क्या कह सकते हैं, तो अब इसमें आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला हमारे पास क्या है, ब्लैक है, BLACK हो गया ब्लैक। ब्लैक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, जिसको हमने मान लिया R4 मान लिया। ठीक है भाई, जैसा हम देख पा रहे हैं इसके बाद ब्लैक का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब ब्लैक को हमने R4 मान लिया और R4 कैसे निकलेगा, तो भाई R3 में हमें फिर से जोड़ना होगा 10.5। भाई R3 कितना था, तो R3 हमारे पास कितना था, तो ये था हमारे पास 63/2 था। ठीक है, और 10.5 मतलब ये 21/2 है। इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा भाई 84/2, जिसे काटा हमने तो ये आ जाएगा 42। यानी अब हम देख पा रहे हैं R4 का मान जो आ रहा है वो 42 आ रहा है। ठीक है भाई, R4 42 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, तो भाई ब्लैक वृत्त के ब्लैक अंक जो है, ब्लैक
अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये चीज आएगा। ब्लैंक अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल जो कि आता है हमारे पास कितना, तो ये आएगा भाई पाई आर स्क्वायर, फिर से लेकिन इसका आर 4 है तो हम लिखेंगे पाई आर 4 का वर्ग। ठीक है भाई, लेकिन इससे तो ये पूरा आ जाएगा भाई, ये पूरा आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, पूरा नहीं चाहिए, पूरे में से इस ब्लू वाले तक को घटाना है। ब्लू वाले का क्षेत्रफल कैसा निकलता था, तो भाई इसकी त्रिज्या r3 थी, r3 के हिसाब से निकलेगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं भाई, इसमें से माइनस कर दिया पाई और r3 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, इसमें से हमने यहां पर कॉमन लिया पाई को और बचा क्या, r4 का वर्ग है माइनस में r3 का वर्ग है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं भाई पाई का पाई रहने दिया और फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है a माइनस बी और a प्लस बी, वही चीज यहां पर लिख देते हैं भाई। लिखा मैंने r4 माइनस में r3, ठीक है, और r4 और प्लस में r3, भाई ये चीज आ गया। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, तो पाई का मान कितना है, तो भाई 22/7 ये रखा, और r4 की बात करते हैं तो वो कितना है 42, तो लिखा यहां पर 42, माइनस में r3 की बात करते हैं तो ये कितना था, तो ये था 63/2, भाई ये था 63/2 था। यहां की बात करते हैं तो 42 प्लस में 63/2, ये चीज हो पाया। ओके, अब क्या करते हैं भाई, इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेके क्या चीज आएगी, तो 22/7, तो ठीक है। इसके बाद यहां पर एलसीएम लिया 2, अब 2 को 42 से गुना करेंगे तो 42 दूनी 84 होता है, और यहां पर हमारे पास आ रहा है 84 माइनस में 63। ठीक है, उसके बाद नीचे फिर से 2 आ गया, अब भाई 2 को जब 42 से गुना करेंगे तो 84 आएगा, 84 प्लस 63 आएगा, तो ये भी लिखते हैं भाई, ये आ गया 84 प्लस में 63 आ गया। ठीक है भाई, अब 84 माइनस 63, 84 प्लस 63, इसको यहां पर सॉल्व करते हैं आगे। तो यहां पर लिखा भाई 22/7, भाई 84 में से 63 गया तो ये आएगा कितना, तो 21 आएगा, 21/2 आ गया। उधर 84 और 63 को जोड़ते हैं तो 6 4 8 6 14 मतलब 147 आ रहा है, तो ये लिखा हमने 147/2 आ रहा है। ठीक है भाई, इतनी बात आ गई, कुछ कट रहा है क्या, तो यहां हमने देखा 7 या 21 कट गया और 2 से कटा ये 11, यानी अब हमारे पास फिर से आ रहा है 147 बटे में, सॉरी गुना में क्या है 11 या 33 है, तो 33 लिखा हमने। ठीक है, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 4 या 12 और 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा भाई, 14 का 4 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 आ गया, यानी 441 हमारे पास आ चुका है। कितना, 441। चलो भाई ठीक है, उसके बाद भाई 3 से फिर से करना है तो फिर से 1 4 4 ही लिखेंगे। ठीक है भाई, ये चीज़ हमने लिख दिया। अब इसमें भाई 1 आ रहा है और ये 5 आ रहा है और ये 8 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, यानी 4851 हमारे पास आ रहा है, जिसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4851 बटे में 2 है। इसको जैसे ही हम भाग करते हैं तो भाग करते कितना आएगा, तो 2 से क्या, तो 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, 2 से 8 को काटेंगे तो भाई 4 आएगा। ठीक है, 5 को काटेंगे तो 2 आएगा, और बचा 11 मतलब 2 पंचे 10, पॉइंट में 5 आएगा, भाई ये चीज़ आ रहा है। ओके भाई, इसको जब इससे भाग करोगे तो आपके पास इतना ही आएगा, और ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और ये किसका है, तो ये ब्लैक वाले का क्षेत्रफल है, ये जो ब्लैक वाला आपका है उसका क्षेत्रफल ये आ चुका है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, अगला वाला क्या चीज़ है हमारे पास। अगले की बात करें तो अगला हमारे पास है ब्लैक के बाद व्हाइट वाला, ये जो व्हाइट वाला आखिरी वाला है इसकी बात करते हैं। तो व्हाइट की बात करते हैं तो फिर से नेक्स्ट वाले में हमारे पास क्या आ रहा है, तो फिर से हम कहें तो यहाँ पर फिर से ये 10.5 जुड़ जाएगा, ये फिर से 10.5 जुड़ जाएगा। ओके, अब ये फिर से अगर ये 10.5 जुड़ गया, इसका मतलब क्या होगा, तो भाई इसका मतलब फिर से हम अब निकालेंगे, R4 निकल चुका है, R5 निकालेंगे। तो भाई R5 की बात करते हैं, तो हमने लिखा भाई ये हमारे पास क्या था भाई, वाइट था, वाइट वृत्त की त्रिज्या, भाई व्हाइट वृत्त है उसकी त्रिज्या की बात करते हैं, जिसको हमने माना है R5। ठीक है, और ये कैसे निकलेगा, तो भाई R4 में फिर से 10.5 को जोड़ना है, भाई ये चीज करना पड़ेगा। ठीक है, R4 में फिर से 10.5, यानी कि इसी को मैं लिख सकता हूं R4 यानी कि ये आ रहा था 42, इसमें जोड़ा है हमने 21/2 जोड़ दिया है। ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा, 42 को 2 से गुना किया तो 84 आएगा, और 84 में 21 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और ये आ रहा है 105/2 आ रहा है। चलो भाई इतना आ रहा है, यानी R5 का मान आ गया है 105/2। डन, तो ये हमारे पास आ चुका है।
ठीक है भाई, R5 इतना आ चुका है। अब हमें चाहिए व्हाइट वाला जो है, व्हाइट जो है अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल। भाई व्हाइट वाला जो अंक है उसके क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जो कि निकलेगा कैसे? तो भाई वही सेम तरीका, पाई R5 का वर्ग होगा और इसमें से घटाना होगा पाई R4 का वर्ग। भाई ये चीज घटाना होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई ये पूरा वाला जो है, ये पूरे में से इस ब्लैक तक को घटा देना है, यानी इतने को घटा देना है, यानी R4 को घटा देना है। तो भाई ये R4 को घटाया। अब भाई यहां पर हम देख सकते हैं भाई पाई हमने यहां पर कॉमन ले लिया और बच गया क्या? R5 का वर्ग माइनस में R4 का वर्ग आएगा, ठीक है। और इस चीज को हम लिख सकते हैं A² माइनस B² को क्या लिख सकते हैं? तो भाई पाई का पाई लिखा और यहां पर हम लिख सकते हैं भाई R5 माइनस में R4 आएगा और भाई R5 और प्लस में R4 आएगा। भाई ये चीज आ गया हमारे पास, डन। अब भाई इसमें हम रखते हैं इसके मान को, तो पाई का मान है 22/7 और R5 की बात करें तो 105/2 है, R4 है 42। इधर देखें तो R5 है 105/2 और R4 है प्लस में 42। भाई ये चीज हो गया। इसका एलसीएम लेके अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है? तो 22/7 तो ठीक है, और यहां पर एलसीएम लिया तो 2 है और 2 से हमने 42 को गुना किया तो 84 आएगा। तो भाई यहां लिखा 105 माइनस में 84 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें भी एलसीएम लिया गया 2, ठीक है। 2 को 42 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है? तो 105 प्लस में 84 आएगा, ठीक है भाई, ये बात आ गई है। अब इसको करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो यहां पर आ रहा है 22/7, तो ठीक है। 105 में से जब 84 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 5 21, 21 ही आ रहा है। तो यहां मैंने लिख दिया भाई कितना? 21/2 आ गया। अगला वाला भाई 105 और 84 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 यानी 189 यानी 189 आ रहा है, /2 आ रहा है। चलो भाई ये चीज हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे। अब भाई इसमें काटते हैं, तो काटा तो 7 या 21 काट दिया और 2 से काटा तो 11 पे कट गया, ठीक है भाई। ये हमारे पास आ चुका है 7 या 21, हाँ बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई इसको गुना करना है, तो 11 या 33 आ रहा है, उसको 189 से गुना करना है, इसको हमें 33 से गुना करना है। भाई 9 या 27 का 7 हासिल 2, ठीक है भाई। 8 या 24 25 26 का 6 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5 होगा, ठीक है। सेम चीज दोबारा आएगी, 7 6 5 आएगा। भाई ये चीज हमारे पास आ चुका है, ठीक है। 11 या 33 घटाने पे यही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब भाई इसको मैंने 7 लिखा, ठीक है। 6 6 12 का 3 हासिल 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हासिल 1 6 6 12 का 2 हासिल 1 आएगा, मतलब 6 6237 आ रहा है। इसको लिख दिया हमने भाई 6237/2 आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसको भी हमने भाग कर दिया, तो इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा हमारे पास 3000, ठीक है भाई। 3 आएगा और 1 आएगा, और भाई ये कितना? 37 का आधा, भाई 36 का आधा 18 होता है, तो भाई 18.5 आएगा। 3018.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये चीज हमारे पास आ चुका है, यानी अब देख सकते हो व्हाइट वाले का क्षेत्रफल 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद ब्लैक वाले का 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद हम बात करते हैं भाई ब्लू वाले का तो 1732.5 स्क्वायर, उसके बाद हम बात करते हैं रेड वाले का तो भाई 1039.5, और उसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड वाले का तो 34.5। तो ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी तो था, लेकिन आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से हम कैसे इसके एरिया निकाल पाएंगे, कैसे हम घटा के एरिया निकाल रहे हैं। ओके, तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन और कैसे उसे भी बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्न नंबर 4 और इसमें कह रहा है भाई किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास जो है वो 80 सेंटीमीटर है। यानी आपका एक कार का टायर है और उसकी जो व्यास है वो कितना है? 80 सेंटीमीटर है। चलो भाई ठीक है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, उस टाइम पे हमें बताना है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। अरे वाह, ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आ गया। क्या हो गया? तो भाई एक कार चल रही है, उसकी स्पीड है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके टायर का जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है। अब हमें बताना है कि 10 मिनट में उसका टायर कितनी बार घुमा। अरे वाह,
खतरनाक है, कैसे निकाले भाई, ये तो बड़ा मुश्किल है भाई। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको अगर चीज़ें आती है तो आप बड़े आसानी से निकाल दोगे, और नहीं आती, कुछ भी नहीं पता, आपको गणित के बारे में नहीं पता, तो चीज़ें बस जादू है जादू, तो वो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके लिए करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कैसे होगा ये। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कार का एक टायर बनाया, तो भाई ये एक टायर बना दिया। इसने कहा है जो हमारे पास पहिया है, इस पहिए का जो व्यास है वो व्यास से कितना दे रखा है, यानी इसका पहिए का व्यास दे रखा है 80 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या जो है वो 40 है। भाई इसकी त्रिज्या 40 है, भाई पूरा व्यास अगर 80 है तो त्रिज्या 40 है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि जो कार का टायर है उसका जो व्यास है यानी उसकी त्रिज्या है वो 40 सेंटीमीटर की है, मतलब हमें पता है वो कितना बड़ा है। ओके, अब हमें बताना है कि उसकी इतनी स्पीड रहेगी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसका टायर कितनी तेज घूम रहा है, 10 मिनट में कितनी बार घूम चुका है। ओके चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर हल। हल में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई क्या, हमने लिखा भाई कार के पहिए की त्रिज्या। भाई कार के पहिए की त्रिज्या की बात करते हैं तो ये कितना होगा, तो कार के पहिए की त्रिज्या हमारे पास है, इसको हमने मान लिया R है, और ये हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज़ आ गया। ओके, अब देखो जैसा कि यहाँ हमें किलोमीटर दिख रहा है तो हम इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो उसके आसपास हो जाएगा। यानी अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो किसी भी सेंटीमीटर वाली चीज़ को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम करते हैं 100 से भाग। तो भाई 100 से मैंने भाग किया तो 0 से 0 कट गया, 10 से इसको भाग करके तो 0.4 आएगा, वो ये आएगा, यानी इसी को लिख सकता हूँ 0.4 मीटर आ गया। ठीक है, इतनी तो हमारी त्रिज्या हो गई है किसकी, कार के टायर की। डन, चलो ठीक है। अब इसने कहा है कार की जो चाल है, ठीक है, कार की जो चाल है वो कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने लिखा भाई कार की चाल 66 किलोमीटर, कार की चाल जिसको मैंने S लिख दिया है, और ये हमें दे रखा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ हो गया आपके पास। अब देखो जैसा कि हमने देखा मिनट के हिसाब से हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ भाई 66 किलोमीटर है, तो भाई 66 तो ठीक है। अब किलोमीटर की बात करें तो भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि इसी को मैं लिख सकता हूँ गुने में 1000 लिखा जा सकता है। अब ये मीटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद घंटे की बात करते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होता है, तो भाई लिखा हमने कि 60 मिनट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मीटर पर मिनट आ गया, भाई चीज हो गया। भाई किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से गुना। अब भाई घंटे को, आवर को हमने कन्वर्ट किया मिनट में तो उसको 60 से गुना, ये चीज कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कट रहा है, तो 0 से 0 काटा, 6 से इसको काटा, तो भाई 11 आ गया। यानी अब फाइनली हमारे पास आ गया है 1100 मीटर प्रति मिनट। ये आ गई है कार की चाल, ठीक है, ये प्रति मिनट की चाल आ गई है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कार का पहिया 10 मिनट में कितनी बार चक्कर लगाता है, भाई कितने चक्कर लगाता है, 10 बार में। तो भाई पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई 10 मिनट में, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कार की चाल ये है और कार की त्रिज्या ये है। अब चक्कर की बात करें कितनी, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कार चल रहा है 1 मिनट में इतने मीटर, ठीक है, कार चल रहा है 1 मिनट में इतने मीटर। तो हमें ये तो जरूर पता होना चाहिए कि एक चक्कर में कितनी दूर कार चल रहा है, एक चक्कर जब टायर लगाता है तो कितनी दूरी तय कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई कार के पहिए द्वारा एक चक्कर लिख देता हूँ, एक चक्कर में कार के पहिए द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है भाई, एक चक्कर में जो टायर है वो कितनी दूरी तय कर रहा है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने इसका मतलब क्या हुआ, एक चक्कर का मतलब क्या है, यानी एक चक्कर में कितना। तो इसको देखो थोड़ा सा समझो कि भाई जैसे कि ये टायर है, ये अगर घूमेगा तो घूमने पर ये जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर कौन सा हिस्सा टच होगा, तो भाई इसके आसपास की बाउंड्री टच होगी। यानी इसके बाउंड्री की जितनी लंबाई होगी उतना ही ये एक चक्कर में दूर जा पाएगा।
भाई ये चीज़ है, यानी जो वृत्त की परिधि होगी, जो वृत्त के बाउंड्री की लंबाई होगी, उतना ही वो एक चक्कर में जा पाएगा। यानी ये होगी वृत्त की परिधि, यानी ये लिखेंगे 2 पाई आर आएगा। ये क्या आएगा? 2 पाई आर आएगा। डन। अब भाई मैंने यहाँ पर देखा तो 2 पाई आर का मतलब क्या आ रहा है, तो 2 आ गया, पाई का मान है 22/7 और आर कितना है, तो आर को हमने देखा 0.4 है, तो हमने इसको लिखा। अच्छा अभी पाई को नहीं यूज़ करते हैं, पाई को रहने देते हैं, 2 पाई है और ये 0.4 है, उसको लिख दिया हमने। और इसके हिसाब से ये आ गया हमारे पास भाई 0.8 पाई मीटर। इतने मीटर दूरी तय कर रहा है एक चक्कर में कार का पहिया। ओके, एक चक्कर में कार का पहिया इतने मीटर दूरी तय कर रहा है। अब देखो आपके पास क्या है, आप मान लो कि कदम चल रहे हो, एक कदम आपका है समझ लो कि 1.5 फीट का, ठीक है, या फिर कहा जाए आधा मीटर का, एक आपकी कदम है आधा मीटर का, तो भाई आपको कहा जाए 10 कदम में कितनी दूरी तय करोगे, तो भाई एक कदम है आधे मीटर का, मतलब 0.5 मीटर का, ठीक है, और 10 कदम में कितना होता है, 0.5 को 10 से गुना करोगे, यही होगा। तो भाई 0.5 को जब 10 से गुना करोगे तो भाई 5 मीटर हो जाएगा, यही चीज़ आएगा। या फिर और आसान तरीके से मैं आपको बताऊं तो भाई एक कदम में मान लो आप चल रहे हो 2 फीट चल रहे हो, ठीक है, 2 फीट चल रहे हो, 10 कदम में कितने फीट चलोगे, तो बस 2 को 10 से गुना कर दोगे 20 फीट हो जाएगा। यही तो होता है। यानी अगर आपको एक स्टेप की दूरी पता है तो आपको उससे जितने स्टेप चले उससे गुना कर दो, आपका आ जाएगा। या ठीक है, वही चीज यहां पर है, आपको पता है एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है, आपको उसको दूरी तय कितनी करनी है, तो उसको दूरी तय करनी है 10 मिनट वाली। यानी अब देखो क्या चीज है, पहले मैं निकालता हूं कि कुल तय की गई दूरी कितनी है। भाई उसको दूरी तय कितनी करनी है, पहले इस बात पे तो चर्चा कर लें। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है भाई 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, पहले तो वो ये समझ लेते हैं। ओके, तो भाई 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी भाई 10 गुने में, देखो यहाँ पर क्या है भाई, 1 मिनट में तय कर रहा है 1100 मीटर, तो 10 मिनट में कितना होगा, तो 10 के साथ इसको गुना करेंगे तो ये आ रहा है भाई 1100, इसको गुना करते ये आ गया 11,000 मीटर तय कर रहा है वो 10 मिनट में। यानी कार जो है वो 11,000 मीटर तय कर रही है 10 मिनट के अंदर। डन, चलो ठीक है। अब इसमें हमें पता है कार का टायर एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, ठीक है, तो कुल कितने चक्कर लगाएगा, तो यहां पर हम करेंगे भाई पहिए के चक्कर की संख्या, भाई पहिए के चक्कर की संख्या, जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई पहिए के चक्कर की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कुल दूरी कितनी है, तो भाई 11,000 मीटर चलना है, ठीक है, और वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो 0.8 और पाई इतना कर रहा है, तो ये इसके कुल चक्कर आ गए हैं, कुल संख्या आ गए हैं। इसको एक बार और मैं नॉर्मल चीज़ से आपको बताता हूँ कि मान लो कि आप एक कदम में चलते हो 3 फीट, अब की थोड़ा कूद के चल रहे हो, ठीक है, और आपको जाना है 30 फीट दूरी पर, आपको कितनी बार कूदना पड़ेगा, भाई कितने कदम चलने पड़ेंगे, भाई 30 फुट जाना है, तो एक में 3 फुट जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, तो 30 से 3 को भाग कर दोगे, 3 दाएँ 30, यानी 10 बार आपको कूदना पड़ेगा, तो वहाँ पहुँच जाओगे। भाई यही चीज़ होगा, तो यही चीज़ यहाँ पर है कि आपको चलना है इतनी दूरी और एक बार चलने की दूरी इतनी है, तो इसको हम भाग करेंगे तो कुल बार कितनी बार घूमा है वो हमारा निकल जाएगा। अब भाई इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे भाई 1100 तो 11,000 तो लिखा, ठीक है, नीचे 0.8 है, ठीक है, और पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, तो भाई 22 और बटे में 7, इसके बटे 7 यानी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो 1 यहाँ पर भी आ जाएगा। चलो अब इसको पूरा कैलकुलेट करना है कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने देखा भाई क्या, तो भाई ये कट गया भाई 11 एकम 11 यानी 1000 आ गया, और 11 दूनी 22 आ गया, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। 2 से हमने इसको काट दिया, 2 पंचे 10 हो गया, 8 से इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा ये, तो ये हो जाएगा भाई 8 दाएँ 80, 125 इतना आएगा भाई, तो भाई 8 दाएँ 80 और 8 को अगर 100 से गुना करते हैं तो 800 आएगा, और 25 8 200 होता है, बिल्कुल ठीक है, इतना 125 आ रहा है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास आ रहा है 125
गुने में 5 गुने में 7, भाई ये चीज़ आ रहा है हमारे पास। इसको हम गुना कर लेते हैं। अब तो कितना आएगा ये, तो 125 को 5 से गुना किया तो 625 आएगा, और गुने में 7, तो भाई इसको तो गुना करना पड़ेगा। तो ये लिखा 625 गुने में 7 की बात करते हैं, तो 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 का 7 हासिल 1, और 7 6 42 और 1 43, भाई ये आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया 7 6 42 है और 25 7 175, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे पास आ गया 4375 इतनी बार, यानी कि पहिया कितने चक्कर काटेगा, तो पहिया 4375 बार घूमेगा 10 मिनट के अंदर। यानी हमें बस कार की चाल पता थी, हमें कार का व्यास पता था, इतने से हमने देख लिया कि कार अगर 66 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से चाल से चल रहा है तो 10 मिनट में उसका पहिया कितनी बार घुमा है, तो भाई 4375 बार। डन। तो ये बड़ा कहते हैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा समझने वाला क्वेश्चन था, समझ में आना चाहिए और बिल्कुल आ गया होगा अब तो, क्योंकि मैंने इसको बड़े अलग अलग तरीके से आपको बता दिया है कि यहाँ पर हमने कार की त्रिज्या पहले ली थी और वहाँ से कार का एक चक्कर की दूरी निकाल दी। उसके बाद क्या है भाई, कार की चाल, मतलब कि वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, और यहां से हमने निकाला कि वो 10 मिनट में जो कि हमें निकालना है उसमें कितनी दूरी तय करेगा। अब हमें टोटल दूरी पता है और एक स्टेप की दूरी पता है, उसको भाग किया और चक्कर सामने। डन। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी हम बड़े आराम से सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्न नंबर 5 और इसमें यह कहता है कि भाई निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। मतलब इसमें इस 4 ऑप्शन उसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। कब भाई, इसमें बताना है कि अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, मतलब रीजन भी आपको बताना है कि भाई क्या, यदि एक वृत्त का परिमाप, भाई वृत्त है जो है, वृत्त मैंने माना ये वृत्त है, ठीक है, इसके वृत्त में त्रिज्या मान लिया ये r है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। भाई संख्यात्मक रूप से ही बराबर हो सकता है, ऐसे बराबर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि परिमाप जो होता है, अगर मान लो इसका परिमाप 10 है तो 10 मीटर होगा, अगर इसका क्षेत्रफल 10 है तो वो मीटर स्क्वायर होगा। तो आपको तो इतना पता है कि भाई परिमाप मीटर में आता है और ये मीटर स्क्वायर में आता है, यही होता है। लेकिन अभी क्वेश्चन में कहा है कि संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब ये 10 है तो ये भी 10 है, यानी दोनों का मान बराबर है, संख्यात्मक, यानी उसकी यूनिट नहीं ले रहे, मीटर मीटर नहीं ले रहे, ठीक है। तो इसने कहा है संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर है, ठीक है भाई। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तब हमें r का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो भाई यहां पर देखो क्या चीज है, जैसे कि मैंने लिखा भाई परिमाप जो है ये बराबर है किसके भाई, क्षेत्रफल के। परिमाप जो है क्षेत्रफल के बराबर है। अब भाई परिमाप क्या होता है, तो 2 पाई r होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, भाई यही चीज होता है। डन। अब कुछ कट रहा है क्या, तो भाई पाई से हमने एक पाई को काट दिया, ठीक है, एक r से एक r कट गया, यानी अब क्या बच रहा है, r का मान 2 आ गया, ठीक है। यहां पर हमने देख लिया r का मान 2 आ गया, यानी यहां पर r का मान 2, यानी एक पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है कि भाई इसमें त्रिज्या कितनी होगी, 2 मात्रक होगी, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखा, जब कुछ ना लिखा रहे तो 2 मात्रक लिख दो बस, यानी 2 यूनिट हो जाएगा। डन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है और इस क्वेश्चन के साथ आज की क्लास भी समाप्त होती है, जिसमें हमने 12.1 प्रश्नावली, ओके 12.1 प्रश्नावली और साथ में हमने इसके उदाहरण को भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, इससे पहले के जो उदाहरण थे वो हमने कंप्लीट कर लिए और इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1-2 चैप्टर, पूरा कोर्स कंप्लीट मिलता है। और ऐसा नहीं सिर्फ यही, इसी के साथ आपके पास है हिंदी मीडियम के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स वो भी अवेलेबल हैं। और साथ में बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उसके भी कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल हैं, तो इनका भी आप फायदा उठा सकते हो यहाँ पे। ओके, तो इस पूरे कोर्स का फायदा कैसे उठाया है, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आप इसमें आ सकते हो इसके वेबसाइट पे, जो कि है www.magnetbrains.com, या फिर आप इसी का मैग्नेट ब्रेन का एप्लीकेशन अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन का। उसमें भी आपको कुछ ऐसा ही इंटरफेस मिलने वाला है। ओके, तो इसमें आपको किस तरह से फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पर आते हो, तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे तो आपके सामने सारे सेक्शंस अलग अलग दिख जाएंगे, जिसमें आप देखोगे इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, IIT, इस तरह से बहुत से सेक्शंस अवेलेबल है। ओके, अब इनमें से कोई भी सेक्शंस में आप अप्लाई करते हो, जैसे कि भाई आप हो हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी पर क्लिक करोगे।
ओके, आप हो कक्षा 10वीं में तो 10वीं पर क्लिक करोगे और 10वीं पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो। और इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी टीचर्स आपको विजुअल हो जाएंगे। डन। अब भाई इसमें क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ देखने को मिलेगा आपको। अब आपको इनमें से किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा होगा, वहाँ वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करते आप देखोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे भाई क्या है, पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, द्विघातीय समीकरण, उसके बाद और भी बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर विजुअल हैं। डन। अब आपको इनमें से किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है या फिर कोई भी पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, आपको हर चीज़ पढ़नी है, तो यहाँ पर आपके पास बिल्कुल मौजूद है। तो आपको जस्ट उस चैप्टर पर क्लिक करना है और क्लिक करते एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी और वीडियो की लिस्ट खुलेगी। उस वीडियो की लिस्ट में आपको क्या मिलता है, तो उसमें सबसे पहले आपको मिलता है उस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी पूरे चैप्टर को एक वीडियो में पूरे सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल रेगुलेशन को समझाया गया। ओके, उसके बाद आपको मिलता है पूरे NCERT का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद मिलता है MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न की भी सीरीज, जो कि आपके एग्जाम में भी आते पूछा जाता है, तो वो भी पूछे गए हैं, मतलब समझाए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो भी यहाँ पर समझाए गए हैं। ओके, उसके बाद आपके टेस्ट पेपर भी आएंगे। उसके बाद अभी यहाँ पर हमने इसके वन शॉट रिवीजन भी करवाए हुए हैं, यानी पूरे चैप्टर को एक वीडियो में फुल्ली रिवाइज करवाया गया है, जो कि आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी उस टाइम चाहते हो कि कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जो पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करवा दे, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद आगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, सैंपल पेपर भी आने वाले हैं, यानी कि एग्जाम तक की आपकी बेहतरीन तैयारी होने वाली है। तो अब आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी वीडियो कोर्स कहीं जाके परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज बेस्ट क्वालिटी में यहाँ आपको प्रोवाइड की जा रही है और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, इसी का फायदा आप उठाए, और कैसे फायदा उठाएं, तो बस चैप्टर पर क्लिक कीजिए, वीडियो की लिस्ट आएगी, उसमें से वीडियो जो भी देखना है उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूँ, मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में आपके पास 8वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इनका फायदा आप तो उठा ही रहे हो, तो इनको आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर आपके जान पहचान में कोई भी हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, कि भाई वो भी इसका फायदा उठा पाएं। डन। तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।